सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आप सभी का सीसीआई के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। मैं हनुमान। अभी हाल ही में जो परिणाम जारी हुआ है उसमें मुझे 76 रैंक प्राप्त हुई है और कई साथियों को मेरे पास में मैसेज भी आ रहे हैं, कॉल भी आ रहे हैं कि सर या भाई साहब आप ये एक बार प्री की हमें रणनीति बताएं। तो इसके लिए एक हम समग्र वीडियो बना रहे। उस वीडियो में जो किताबें मैंने पढ़ी है वो किताबें मैं आपको सजेस्ट करूंगा और साथ ही साथ आज हम सीसीआई प्लेटफॉर्म से एक टेस्ट सीरीज प्री बेस्ट की घोषणा भी कर रहे हैं और उसका शेड्यूल टेलीग्राम चैनल पर बाद में भेज देंगे। टेलीग्राम चैनल तथा ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको मैं प्री की रणनीति से बताने से पहले आपको बता दूं कि कल ही आरपीएससी ने प्री के सिलेबस में कुछ परिवर्तन किया है। तो मोटा मोटा मैंने देखा है तो इसमें लगभग एक पेज बढ़ा है। पिछले जो सिलेबस था वो 4 पेज का था, अब की बार ये 5 पेज का है। मतलब ये हुआ कि इसमें कुल मिला के जो भी टॉपिक दिए हुए थे उन टॉपिक्स को बिल्कुल डिटेल से खोल के और उसके बाद में पूरा सिलेबस बताया। जैसे मैं हिस्ट्री को देखूं तो पिछली बार प्राचीन काल या मध्यकाल लिखा हुआ था, अब उसको डिटेल से बता दिया कि कौन कौन से टॉपिक है। उसके बाद में थोड़ा सा परिवर्तन किया है, एक जीएसटी को जोड़ा है, जीएसटी का स्पष्ट लिख दिया है। बाकी थोड़ा सा मैथ्स और रीजनिंग में, रीजनिंग में तो वही रखा है। मैथ में गणितीय एवं सांख्यिकीय विश्लेषण का प्रारंभिक ज्ञान, ये पहले वाले सिलेबस में एक लाइन लिखी हुई थी, उसको लाइन को नए सिलेबस में लाइन को हटाकर उसका पूरा डिटेल से बता दिया कि कौन कौन सी प्रश्नावलियाँ उसमें शामिल है। तो ये तो हुई अपनी सिलेबस की बात। और सिलेबस का जो पीडीएफ है वो भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के। तो आप यदि आप अभी तक आपने सिलेबस न्यू सिलेबस है वो डाउनलोड नहीं किया है तो आप कर लेना। अभी हम जो मुद्दे की बात है उस पर आते हैं। सबसे पहले तो जो किताबें मैंने पढ़ी है दोबारा बता देता हूँ। जो किताबें मैंने पढ़ी है वही मैं बताऊँगा। और यदि कोई मेरा भाई या साथी दोस्त पहले से ही पढ़ रहा है तो ये वीडियो देख के कि सर ने या भाई साहब ने उनका सिलेक्शन हुआ था, उन्होंने ये पढ़ी है तो मेरे वाली जो किताबें हैं वो तो बिल्कुल काम की नहीं है, ऐसा नहीं है। आप जो किताबें पढ़ रहे हो आपको भी सजेस्ट किसी ने की है, मेरे भाई ने की है या कोई अपना जो पहले से कोई भाई तैयारी कर रहा है उसने की है या गुरुजी ने की है। तो कमी, मैं तो यही मानूंगा कि कमी पढ़ने वाले में है, कमी बताने वाले में कभी होती नहीं है। और कोई भी व्यक्ति आपको ऐसी गाइड नहीं बताएगा जो आपको आपके लिए मतलब काम की नहीं हो। तो मैं सबसे पहले ये क्लियर कर दूं कि आप यदि जो पहले किताबें पढ़ रहे हैं और आपने जो किताबें पढ़ी है तो आप उसको लगातार पढ़िए। किसी का वीडियो देख के कि सर ने ये बताइए तो अब चलो ठीक है अपन तो भाई पहले वाली किताबें सब छोड़ो और अब नई किताबें ले आओ, तो ये ठीक नहीं है। नई किताबें लाना, हो सकता है कि कुछ किताबें ऐसी हैं जो आपके, मैं अभी बताऊंगा तो आपके उसमें भी शामिल है जो आपके पास में पहले से ही हैं। तो मेरा उनके लिए तो एक ही मैसेज है कि आपके पास में पहले जो किताबें बताई हुई है, गुरुजी ने बताई है, आपके मित्र ने बताई है, आपके साथी ने बताई है, उन किताबों को ही आप दोबारा 3 या 4 बार पढ़िए। मतलब कहीं ना कहीं कमी उस स्टूडेंट की है यदि उनका प्री नहीं हुआ है तो। किताबें कोई भी बताएं अच्छी बताता है। अब मेरे को बार बार मित्रों का कॉल आ रहा है, भाइयों का, साथियों का कि भाई साहब आप एक बार किताबों के नाम बता दीजिए, आपने कौन कौन सी पढ़ी है। ये स्वाभाविक है
जो जिसका चयन हो जाता है उसको हर कोई पूछता है। मेरा भी ये तीसरा अटेम्प्ट था, तो पहले अटेम्प्ट में असफल रहा, मैं मेंस मेरा इंटरव्यू कॉल नहीं हुआ। दूसरे अटेम्प्ट में फिर इंटरव्यू कॉल नहीं हुआ, तो मैंने भी पूछा है। मेरे जो साथी सेलेक्ट हो गए या फिर जो साथी मेरे तैयारी कर रहे थे उनसे मैंने भी पूछा, भाई साहब आप कौन सी किताबें पढ़ते हो। तो ठीक है, मेरा भी अच्छा भाग्य रहा कि अच्छे दोस्त मिले, उन्होंने अच्छे से गाइड किया मुझे, और उसका ही एक ये परिणाम है कि अगली बार मेरा तीसरा अटेम्प्ट था और 76 रैंक मुझे प्राप्त हुई है। तो किताबों का जो मैंने पढ़ी है वो मैं बता रहा हूँ। ये आप पर है, पूरा निर्भर करेगा कि आप इन किताबों को पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, ये आप पर डिपेंड करेगा। नंबर 2, जो साथी 2 या 3 बार मेंस लिख चुके हैं उनके लिए मेरा एक मैसेज है। आपके पास में खूब जानकारी है, किताबें हैं, आप एक बार किसी भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज ज़रूर ज्वाइन कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारी संस्था की या फिर हमारे जो CCI है उस संस्था की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। आपकी इच्छा है तो आप कीजिए, और आपकी इच्छा नहीं है तो मत कीजिए, लेकिन किसी भी संस्थान की आप टेस्ट सीरीज ज़रूर ज्वाइन कीजिए। इसका फ़ायदा आपको होगा, मुझे भी हुआ है। और उसका फ़ायदा क्या हुआ, मैं आप भी, मेरी जो 2018 की मार्कशीट थी उसको मैं अभी आपके साथ में एक बार स्क्रीन पर शेयर करूंगा, तो आपको पता चल जाएगा। तो अब बात करते हैं सिलेबस में। तो सबसे पहले जो राजस्थान का है पोर्शन, राजस्थान के पोर्शन में अपन देखते हैं कि राजस्थान का इतिहास है, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा एवं विरासत। राजस्थान के लिए मैंने प्री और मेंस दोनों के लिए लक्ष्य गाइड को प्रिफर किया। प्री में पूरा लक्ष्य पर निर्भर रहा और मेंस में भी इसको पढ़ा है, लेकिन साथ में मेंस के लिए आप हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो किताब आती है जैन एंड माली, न्यू संस्करण है, न्यू एडिशन ले आना, बहुत बेहतरीन है, उसमें अच्छा लिखा हुआ है। मेंस के दृष्टिकोण से उत्तर लिखने में वो आपकी सहायता करेगी। प्री में लक्ष्य सफिशिएंट है, मैंने यही पढ़ी थी। और 9 से 12 तक की जो राजस्थान जीके की बुक्स चलती है, 9 से 12 तक, राजस्थान सामान्य ज्ञान की बुक्स चलती है और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, एक बार उनको भी आप पढ़ लेना। मैंने भी पढ़ी थी, प्री में मैंने नहीं पढ़ी थी, मेंस में पढ़ी थी, लेकिन मेरे जो नए साथी हैं उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि एक बार आप प्री के दौरान ही राजस्थान जीके के लिए लक्ष्य पढ़ने के साथ साथ 9 से 12 तक की जो किताबें हैं उनको भी पढ़ लीजिए। उसका फ़ायदा क्या होगा, प्री के साथ साथ आपको मेंस में भी फायदा होगा। अभी मेंस का सिलेबस हो सकता है कि कुछ ऊपर नीचे हो, क्योंकि जैसा प्री में इन्होंने चेंज किया है कुछ, तो हो सकता है मेंस में भी चेंज हो। मेंस की रणनीति अपन सिलेबस आने के बाद में देख लेंगे, लेकिन राजस्थान नहीं हटेगा, ये तय है। तो राजस्थान के लिए लक्ष्य और हिंदी ग्रंथ अकादमी की जैन एंड माली और राजस्थान जीके की जो 9 से 12 तक की किताबें आती है, ये सफिशिएंट लगी मुझे। दूसरा आते हैं अपन भारत का इतिहास। भारत का इतिहास को तीनों भागों में बांट लो, प्राचीन और मध्यकाल और आधुनिक। प्राचीन में और मध्यकाल में, इसके लिए आप आर्य कंपटीशन की जो गाइड आती है उसको लाइए और उसमें से अपने जो जो टॉपिक है उनको निकालें और उसको पढ़ लीजिए। आपको एक बार और बता दूं, ये प्री की है, पूरी जो रूपरेखा है, रणनीति है। तो एक बार आर्य कंपटीशन की जो गाइड आती है उसको आप निकाल लीजिए। फिर आप मेंस के दृष्टिकोण से भी और प्री के दृष्टिकोण से जो कला संस्कृति का, आर्ट एंड कल्चर का जो पोर्शन है, उसके लिए नितिन सिंघानिया की जो बुक आती है, नितिन सिंघानिया की बुक आती है, उसको आप निकालिए। अच्छी बुक है और पढ़ने में भी मज़ा आएगा, क्योंकि उसकी जो प्रिंटिंग और कागज़ का है वो बढ़िया है। कई किताब ऐसी होती है पढ़ने में मज़ा आता है, तो पढ़ लेनी चाहिए,
इसलिए कला एवं संस्कृति नितिन सिंघानिया को आप जरूर प्रेफर करें। और आधुनिक भारत के लिए स्पेक्ट्रम की जो एक बुक आती है उसको आप जरूर पढ़ें, उसको आप पढ़ सकते हैं। तो मोटा मोटा ये हुआ कि इतिहास के लिए आपको राजस्थान के लिए तो 9 से 12 तक की जो किताबें हैं वो, उसके बाद में हिंदी गणित अकादमी की किताब है जैन माली की, और लक्ष्य। इस किताबों को लाके आप कितनी बार पढ़ सकते हो, पढ़िए। एक और राय मेरी ये है कि इन किताबों को प्री के दृष्टिकोण के पढ़ने के साथ साथ आप थोड़ा सा मेंस के दृष्टिकोण से भी देख लिया करो। मेंस की रणनीति, अब जो मेरी रणनीति थी वो आपके साथ में मैं मेंस का जो सिलेबस आएगा उसमें डिटेल से मैं साझा कर दूंगा। लेकिन अभी मेरा ये कहना है कि आप प्री के साथ साथ थोड़ी मेंस की भी तैयारी करते रहिए। फर्स्ट पेपर और फोर्थ पेपर को प्री के साथ में लेके चलिए। ये बहुत ही आपके लिए अच्छा होगा कि बाद में जब प्री का रिजल्ट आ जाएगा और पता चला कि 3 महीने में मेंस होने वाला है, तो आप यदि फर्स्ट पेपर और फोर्थ पेपर यदि पहले से किया हुआ है पूरा आपके, तो आपके पास में सेकंड और थर्ड रहेगा। और सेकंड और थर्ड में भी कई ऐसे टॉपिक्स हैं जो पॉलिटी का है या साइंस का है, वो आप पहले ही प्री में कर चुके हो। तो चलो, ये होगा इतिहास का। अपन आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में है विश्व, भारत और राजस्थान का भूगोल। विश्व भूगोल के लिए वर्णमाल सर की जो गाइड आती है वो सफिशेंट है। प्री की बात बता रहा हूँ मैं, एक बार और बता देता हूँ। प्री में वर्णमाल सर की जो किताब आती है वो सफिशेंट है। एक बार उसको लाके जो सिलेबस में है आपके न्यू सिलेबस में, उसको निकाल लीजिए। हाँ, एक जो महत्वपूर्ण बात थी वो ये है कि आपके पास में जो भी तैयारी कर रहे हैं सभी के पास में सिलेबस हमेशा होना चाहिए पास में, और वो भी सिंगल पेज पे, आगे पीछे का नहीं। इससे क्या है कि थोड़ा ठीक रहता है। इसमें कभी कभी कुछ ऐसे पॉइंट्स जो लिखने होते हैं तो फिर इसमें पीछे जगह रहती है, उसमें आप लिख सकते हैं। कोई आपका मित्र ने कोई बताया आपको पॉइंट, आपने लिख लिया, या फिर कोई आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, आपने लिख लिया। मेरे एक मित्र हैं, उनके तो लगभग एक या 2 पेपर तो इससे सिलेबस पे ही रहते हैं, जो शॉर्ट नोट बिल्कुल बनाते हैं। तो आप सिंगल पेज पे निकालिए और सिलेबस हमेशा पास में रखिए, और हमेशा उसको देखिए सिलेबस को। और सिलेबस में जो टॉपिक पढ़ लिया उसको आप एक अंडरलाइन कर लीजिए, या फिर हाईलाइटर से हाईलाइट कर लीजिए। और एक बार एक समय ऐसा आएगा कि पूरा सिलेबस हाईलाइट हो जाएगा, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि मैंने एक बार पूरा सिलेबस कर लिया। तो ये भी थोड़ा देख लेना चाहिए। फिर अपन आते हैं भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में आरबीएससी की 11th-12th की बुक, आरबीएससी में 11th-12th की बुक, और एक पेरियार प्रकाशन की एक बुक आती है, पेरियार प्रकाशन की, वो जरूर ले आएं। इसमें जो मेंस में जो टॉपिक है वो टॉपिक वार पूरा दिया हुआ है। थोड़े आंकड़े अपडेट कर लेना। प्लस जम्मू कश्मीर वाला मामला जो है, अभी जम्मू कश्मीर और लद्दाख का जो यूटी बने, तो उसका थोड़ा है, तो अभी न्यू वर्जन आएगा तो हो सकता है उसमें कर दिया होगा इन्होंने, लेकिन ये जरूर ले आना 11th-12th। और पेरियार प्रकाशन की जो ज्योग्राफी की बुक आती है। राजस्थान ज्योग्राफी के लिए वही आप लक्ष्य में पढ़ लेना, और साथ ही साथ हरिमोहन सक्सेना की जो हिंदी ग्रंथ अकादमी की आती है राजस्थान का भूगोल, वो जरूर ले आना। अभी एक थोड़ा ट्रेंड ये चल रहा है कि बार बार जो कोर्ट में जाने की, भर्तियां जाने के बाद में, कि अभी ऑथेंटिक बुक्स को ही जो पेपर बनाते हैं, पेपर सेटर होते हैं, वो ले रहे हैं। तो हरिमोहन सक्सेना हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक है, और इसको भी लाके एक बार पढ़ लेना चाहिए। 1-2 बार, जो भी, कम से कम 3 बार तो हर किताब तो पढ़नी है आपको। एक किताब को 3 बार पढ़ना है, 3 किताबों को एक बार नहीं पढ़ना है। याद कुछ होगा नहीं 3 किताबों को एक बार पढ़ने से। मैं पूरा भुगत भोगी हूँ। 2016 में बात ये मेरे को समझ में आई थी।
कई किताबें ऐसी थी जो मैंने एक बार भी खोल के नहीं देखी थी। ऐसे कई दोस्तों के साथ में हुआ होगा, और कई ऐसे जो अभी वीडियो देख रहे हैं उनको भी पता है कि मेरे पास में इस सब्जेक्ट की किताबें खूब है, लेकिन पढ़ी मैंने एक बार नहीं है। तो जो मेरी रणनीति है वो तो मैं बता रहा हूँ। मेरी रणनीति के अनुसार मैंने ये पढ़ी थी, तो आप ये पढ़ सकते हैं। ज्योग्राफी के बाद में आगे बढ़ते हैं अपन। भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था एवं शासन प्रणाली, एम लक्ष्मीकांत, सफिशिएंट है। लगभग सभी टॉपिक हैं उसमें, लगभग सभी टॉपिक है न्यू सिलेबस के अनुसार भी, मैं जहां तक देख पा रहा हूं। लगभग सभी टॉपिक उसमें है। एम लक्ष्मीकांत फॉलो करें। एम लक्ष्मीकांत को भी मैं बता रहा हूँ, दोबारा बता दूं, कम से कम 3 बार हर किताब को पढ़ना है, एम लक्ष्मीकांत को भी पढ़ना है आपको। और पॉलिटी को आप प्री और मेंस दोनों को साथ लेके चल सकते हैं। कैसे कि आप मान लो, मैं एक उदाहरण देता हूँ, प्रस्तावना पढ़ रहे हैं तो प्रस्तावना में क्या है मोटा मोटा कि भाई उद्देश्य प्रस्ताव कौन लाया था, या फिर प्रस्तावना अभी तक संशोधन कितनी बार हुआ है, नए शब्द कौन से जोड़े गए हैं, ये आप रट्टा मार ही रहे हो, कौन से संविधान संशोधन के तहत संशोधन हुआ था, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। ये जो आप रट्टा तो मार रहे हो, साथ साथ में मेंस के दृष्टिकोण से पढ़ लो। मेंस के दृष्टिकोण से प्रस्तावना पूरी, एक बार प्रस्तावना याद ही होनी चाहिए, वैसे प्रस्तावना पूरी कर ली, उसके बाद में आपने छोटा सा लिख दिया उद्देश्य प्रस्ताव। प्रस्ताव तो इसमें 20 शब्दों में आप साथ साथ लिखते रहिए। जो मेंस का है उसमें प्रस्तावना पर लिख लिया, प्रस्तावना याद कर ली, उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में क्या लिख सकते हैं, अपना समाजवाद क्या है, पंथ निरपेक्ष क्या है, छोटा छोटा, और आर्थिक समानता किसी को कहते हैं, सामाजिक समानता किसे कहते हैं, लोकतंत्रात्मक क्या है, गणराज्य क्या है, गणराज्य की परिभाषा क्या होती है, हम भारत के लोग, इसमें हम भारत के लोग में क्या, इसका क्या हास्य है। तो ये साथ साथ थोड़ा थोड़ा दिमाग में लेके चलना चाहिए, आपको मेंस में इसका बहुत फायदा होगा। प्री तो क्लियर हो गई होगा, साथ में मेंस का भी आपको फायदा होगा। हम जल्दी मेंस का भी जो सिलेबस आ जाए उसके बाद में मैं रणनीति बता दूंगा। उसके बाद में मेंस में उत्तर कैसे लिखते हैं वो भी मैं बताने का प्रयास करूंगा, क्योंकि जो मैंने जैसे लिखे थे वैसा मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। ठीक है। नेक्स्ट राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था। राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था के लिए आप एक बार लक्ष्य लाइए। लक्ष्य में पूरे फैक्ट दिए हुए हैं, विधानसभा, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, पूरे फैक्ट दिए हुए हैं। फैक्ट को एक बार प्री के दृष्टिकोण से देख लीजिए। आयोग भी दिए हुए हैं, सभी दिए हुए हैं। उसके बाद में हिंदी ग्रंथ अकादमी की एक बुक आती है, जनक सिंह जी मीणा, इनकी बुक है, ये ले आना। हिंदी ग्रंथ अकादमी को फॉलो करना है आपको, लगभग सभी करते हैं, मैंने भी किया। तो लक्ष्य के साथ में जनक सिंह मीणा की जो बुक आती है, एक बार थोड़ा ये ध्यान रखना कि सभी न्यू एडिशन हो। ये जो अपने बुक डिपो पर जाओ तो ये थोड़ा देख लेना। उसके बाद में अपन आते हैं इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में आर्थिक अवधारणा एवं भारतीय अर्थव्यवस्था, प्रतियोगिता दर्पण का एक अत्यांक आता है। उसमें कई योजना हैं जो गरीबी बेरोजगारी से संबंधित कुछ फैक्ट्स है, कुछ योजनाएं हैं, भारत सरकार की जो है
नीतियां हैं, उनसे संबंधित आर्थिक आंकड़े वगैरह वो अपडेट आते हैं। तो एक बार सभी पीडी का जो अतिरिक्त है ये ले आएंगे। साथ ही साथ मैंने श्री महेंद्र सिंह जी भाटी सर है, उदयपुर में सारथी अकादमी में पढ़ाते हैं, उनकी मैंने व्यक्तिगत रूप से क्लासें भी ली थी और उनका जो पढ़ाने का तरीका है वो तो बेहतरीन है ही है, उनके नोट्स भी अच्छे हैं। तो मैंने जो पढ़े थे वो मैं बता रहा हूँ। तो मैंने इनके नोट्स पढ़े थे और मैं देख रहा हूँ यदि नोट्स अवेलेबल मेरे पास में हो जाएंगे तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। एक बात अभी कई साथियों के दिमाग में आ सकती है कि ये सिलेक्शन होने के बाद में किसी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं या फिर ऐसा उन्होंने कहा होगा कि भाई मेरा नाम ले लेना। ये जो भ्रांति है ना किसी के दिमाग में यदि हो तो इसको मैं कह रहा हूँ ठीक नहीं है, इसको निकाल देना चाहिए। क्योंकि आप या तो एक बार सर से मिल के आ जाना, भाटी सर से, या फिर उनके नोट्स मैं अवेलेबल करूँगा तो आपको खुद को लगेगा कि नोट्स अच्छे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि भाटी सर के नोट्स आप पढ़ो, मैंने पढ़े हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ। आपको मैं भेजूंगा, आपको अच्छे लगे तो आप पढ़ना। नंबर 2, और भी आपके पास में नोट्स पड़े होंगे, कोई नोट्स बुरे नहीं होते, सब नोट्स अच्छे होते हैं। किसी भी कोचिंग संस्थान द्वारा जो नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं सभी मेहनत करते हैं, कोई भी कोचिंग संस्थान हो, कोई ऐसी कोचिंग संस्थान नहीं है जो आपको नोट्स प्रोवाइड कराए और उसमें मेहनत नहीं की हो, कहीं कट कॉपी पेस्ट कर दिया हो, कोई ऐसी संस्थान नहीं होता। और तो ये बात भी दिमाग से निकाल लीजिए कि मैं किसी का प्रचार कर रहा हूँ या फिर मेरे को किसी ने कह दिया कि भाई आप नाम ले लो। जो मैंने पढ़ा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपकी इच्छा है कि आपको पढ़ना है तो मैं आपको भेज दूंगा, और आपके पास में जो अभी है आप उसको पढ़ रहे हो तो बढ़िया, आप उसको ही पढ़िए। लेकिन नया प्रयोग आपको मैंने पहले ही बता दिया था, करना नहीं है। लेकिन मैं एक बार जो नोट्स भेजूंगा उसमें हो सकता है कि कुछ ऐसी बातें जो आपको अच्छी लगे तो आप अपने नोट्स में ऐड जरूर कर लीजिएगा। इकोनॉमिक्स अपडेट होता रहता है। अभी कोर इको का है वो नोट्स शायद 10-15 दिन में सर से मैं लेके आ जाऊंगा, तो वो आपको अवेलेबल करा दूंगा। लेकिन वो बिल्कुल करंट अपडेट हो ये ज़रूरी नहीं है, तो जैसे अपडेट होंगे अपडेट भी आपको अवेलेबल करा दूंगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की अर्थव्यवस्था। राजस्थान की अर्थव्यवस्था के लिए लक्ष्य तो पढ़नी है, लक्ष्य तो साथ में रखनी है, प्लस आर्थिक समीक्षा। आर्थिक समीक्षा आपको लाइन टू लाइन, कई ऐसे हैं जो शब्द टू बिल्कुल जो डिजिट है, डिजिट पूरा रट्टा मारना है भाई, इसमें कोई समझने वाली बात है नहीं, और रट्टा मारना है तो मारना ही है। आर्थिक समीक्षा, योजनाओं की डेट, प्रति व्यक्ति आय कितनी है, वो कई ऐसे जो आंकड़े हैं वो आपको मैंने रटे थे, बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूँ, मैंने रटे थे। और रटने का ही है, उसमें समझने का कुछ बहुत कम है मैटर, जो समझने का हो वो समझ लो और बाकी रटना है वो रटो। आर्थिक समीक्षा आपको बिल्कुल लाइन टू लाइन याद करनी है, क्योंकि 15 से आजकल 10 से 15 सवाल आर्थिक समीक्षा से आ रहे हैं, तो आप छोड़ नहीं सकते फ्री में। फिर आता बजट, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि मार्च से पहले तो हो ही जाएगी फ्री, तो बजट वाला भी देख लेना। बजट में भी, बजट का क्या है, एक तो बजट जो मूल बजट था उसके बाद में भी कई घोषणाएं हुई है जो आपको नेट पे मिल जाएगी, वो भी साथ में देख लेना। ये होगी राजस्थान की अर्थव्यवस्था। उसके बाद में आते हैं अपन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, साइंस में जो अपनी 9th और 10th की बुक है, 9th और 10th की बुक तो बिल्कुल अच्छे से पढ़नी है। ये आपको प्री के साथ साथ मेंस में भी बहुत सहयोग करेगी। देखते हैं मेंस में क्या, एक बार सिलेबस आ जाए तो पूरा क्लियर हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि साइंस में जो टॉपिक है मेंस में, वो उसमें ज़्यादा परिवर्तन होने की संभावना मुझे लगता है जहाँ तक कम ही है। तो 9th और 10th की साइंस की बुक पढ़नी है आप।
दूसरा, एक आविष्कार एकेडमी है जयपुर में, उसमें सर लोकेंद्र सर हैं। वो साइंस, स्पेशली साइंस ही पढ़ाते हैं। तो उनके नोट्स मैं अवेलेबल कराने की कोशिश करूँगा। और यदि देखते हैं कोरोना जाने के बाद में यदि क्लासें शुरू हो जाती है तो एक बार जो आर्ट्स का स्टूडेंट है, साइंस वाले को तो भाई देखो, साइंस वाला तो अपने आप भी समझ लेता है, या फिर वो कहीं और भी नोट्स पढ़ लेगा तो भी समझ में आ जाएगा उसको। लेकिन उसको भी साइंस का है भी तो भी उसको भी प्लस ही होगा। आप एक बार सर के नोट्स पढ़ लेना, आपकी इच्छा हो तो जाना, नहीं तो मैं नहीं सजेस्ट कर रहा कि भाई आप जाके वहाँ कोचिंग ले लेना। ये मैं कह दिया तो किसी के दिमाग में हो सकता है कि भाई इनका कोई कमीशन होगा। ऐसा कोई कमीशन वगैरह की बात है नहीं, लेकिन मैंने पढ़ा है वो बता रहा हूँ। और नंबर 2 मैंने इसलिए बता रहा हूँ कि मैं जयपुर में था 2015 से 2021 तक। अभी मैं जैसलमेर आ गया। 15 से 21 तक मैं कांस्टेबल में था, और कांस्टेबल में एक दिक्कत यह है, कांस्टेबल ड्यूटी में 24 घंटे में से आपको कभी भी बुलाया जा सकता ड्यूटी पे। तो मैंने कोचिंग की थी, तो कोचिंग भी वो की जो मुझे लगा कि भाई इसमें तो बिल्कुल मामला ठीक नहीं है। तो बिल्कुल जो स्पेशल पढ़ाते थे, जैसे साइंस सर पढ़ाते थे, तो सर के पास में चला गया। और भाटी सर भी इनके यहाँ क्लासें लेने आते थे, तो भाटी सर से भी मुझे अच्छा गाइडेंस मिला। और भाटी सर के बाद में भी मैं, मेरा 2016 का रिजल्ट आया था मेंस का, उसके बाद में भी कॉपी दिखाई थी और सर ने अच्छा सहयोग किया। नंबर 2, एक बात और क्लियर कर दूं कि कोचिंग संस्थान जितने भी है सब मेहनत कर रहे हैं और सभी अच्छा पढ़ाते हैं। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कोचिंग करो या नहीं करो। लेकिन आपका जो कमज़ोर पोर्शन है ना, जो आपको लगता है कि यार ये मेरा बिल्कुल कमज़ोर है, तो उसको आप ज़रूर स्पेशल जो पढ़ा रहा है उसके पास जाके पढ़िए। होता क्या है कि अपन पूरी कोचिंग यदि कोई ज्वाइन करता है तो उसमें फिर जो कमज़ोर होता है ना वो पक्ष कमज़ोर रह ही जाता है। तो मेरी राय ये है कि आपका जो कमज़ोर पोर्शन है तो उसको आप जो स्पेशल पढ़ा रहा है उनके पास जाके पढ़िए। नंबर 2, ये साइंस कितना महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है ये तो मैंने अभी देख ही लिया। मैंने 2016 मेरे नंबर थे सेकंड पेपर में 45। फोर्टी फाइव 45, 200 में से 72 भी नहीं थे। कुल स्कोर 318 या 19 थे। कट ऑफ 327। 2016 में सेकंड पेपर में मेरे 45 नंबर, और कट ऑफ थी वो 327 थी, और मेरे 318 19 थे मेरे। उसके बाद में मैंने साइंस स्पेशल किया सर से, और सर का भी आशीर्वाद ये रहा कि मुझे एक फीस में 2-3 बार इन्होंने पढ़ने के लिए अलाउ कर दिया। होता क्या, पुलिस में फिर इतना टाइम मिलता भी नहीं है, और क्लासें फिर सुबह का शेड्यूल है या शाम को शेड्यूल है, तो मेरे को अलाउ कर दिया था कि भाई आपको जो टाइम मिले ऐसे आ जाओ, आप क्लासें चल रही हो तो आप बैठ के पढ़ लो। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, लोकेंद्र सर का यदि ऑफलाइन क्लासें होगी तो आप देख लेना, आपकी इच्छा है वो तो। लेकिन नोट्स मैं जहाँ तक है, या तो आप जयपुर जाओ तो जयपुर वहाँ मिल सकते हैं आपको, नहीं तो फिर मैं अपना टेलीग्राम चैनल है उस पर शेयर कर दूंगा आपके साथ। हाँ, 2016 में 45 थे, और 2018 में 102 के समथिंग मार्क्स है मेरे। 45 से 102, शुद्ध आर्ट्स का विद्यार्थी हूँ। हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटी का 12th में, 12th करने के बाद में कांस्टेबल, और कांस्टेबल के बाद में बीए प्राइवेट किया, उसमें लोक प्रशासन, राजनीति और इतिहास सब्जेक्ट है। तो साइंस का थोड़ा मामला
मेरा ठीक नहीं था। और मुझे ऐसा लगता है कि जो आर्ट्स का स्टूडेंट है उसका लगभग लगभग मेरे जैसा ही है हाल। तो ये नोट्स अपन पढ़ सकते हैं, 9th और 10th की देख सकते हैं। अब आगे हैं तार्किक विवेचन है मानसिक योग्यता। इसके लिए आप यूएसए का सर की एक जो गाइड आती उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट, आधारभूत संख्यात्मक दक्षता। ये भाई मैथ है। मैथ में क्या क्या है एक बार देख ही लेते हैं। मैथ में जो एक पहले लाइन वो हटा दी, अब पूरा डिटेल से बता दिया, तो ये एक अच्छी बात है। पहले क्या होता था, एक लाइन लिखी होती थी, गणितीय एवं सांख्यिकीय विश्लेषण का प्रारंभिक ज्ञान, और इसमें क्या पता कौन कौन सी प्रश्नावलियाँ आती थी, तो उसमें कोई भी प्रश्न आ जाता तो फिर वो दिक्कत क्रिएट करता था। लेकिन अब की बार बता दिया, अनुपात समानुपात तथा साझा, प्रतिशत है, साधारण चक्रवर्ती ब्याज है, समतलीय चित्रों के परिमाप है, क्षेत्रफल है, आंकड़ों का विश्लेषण है, माध्य का बहुलक, क्रमचय और संचय, और प्रायिकता की सरल समस्या। इसमें ये 3-4 टॉपिक नए जोड़े हैं, माध्य, क्रमचय, संचय और प्रायिकता, और समतलीय चित्रों के परिमाप है, क्षेत्र। तो ये नए जोड़े। अब मैं स्पष्ट बता दूं कि मेरा मैथ इतना अच्छा नहीं है, और 2016 में मुझे मैथ के कारण भी 45 नंबर आए, तो उसमें मैथ का भी ये था कि मैथ भी इतना अच्छा गया नहीं, साइंस का बैकग्राउंड नहीं था, ज्योग्राफी का ठीक ठाक, ये ऐसे चले गए कि भाई ज्योग्राफी तो कोई नहीं, देख लेंगे। फिर ज्योग्राफी ने मुझे देख लिया अच्छे से। तो एक बात तो ये कि आपको छोड़ना है नहीं कुछ, आप कुछ भी सिलेबस में जो लिखा हुआ है एक एक लाइन पढ़नी, एक एक शब्द पढ़ना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। कोई इस भ्रम में रहे ना कि ये तो ठीक है छोड़ दूंगा तो मेरा प्री हो जाएगा, इसके किसी के भरोसे चला गया, पॉलिटिक भरोसे चला गया, तो पिछली बार जो पॉलिटिक भरोसे गए उनका प्री नहीं हुआ। तो आप किसी के भरोसे जा सकते हो, अच्छी बात है, लेकिन छोड़ना कुछ भी नहीं है। आप यदि कोई ऐसे सोच रहा है कि चलो ठीक है मैथ तो छोड़ दो, रीजनिंग छोड़ दो, मैथ छोड़ दो या रीजनिंग छोड़ दो, छोड़ना कुछ भी नहीं है। मैं मैथ में क्या है कि मैथ इतना ठीक नहीं कि डिस्क्रिप्टिव तो इतना मैं लिख नहीं पाता, लेकिन ऑब्जेक्टिव का क्या है, ऑब्जेक्टिव का ठीक ठाक आंसर देख के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं ABCD, उससे 2-4 प्रश्न हो जाते हैं। तो मेरी राय यही है, आजकल ऑनलाइन मैथ्स के खूब चैनल है, उसको आप देख सकते हो। अपने CCI में नरपत जी मैथ्स गुरु है, उनके वीडियो, सर के वीडियो देख सकते हैं आप, और बिल्कुल अच्छी पकड़ है उनकी मैथ में। ये और मुझे पक्का भरोसा है कि वो मैथ के यदि 15 सवाल आए तो 15 के 15 करके आएंगे। तो नरपत जी के भी वीडियो देख सकते हैं आप, और आप कहीं से और भी कहीं से देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं। तो मेरा यही कहना है, कहीं से भी कोई भी वीडियो आप देख के ऑनलाइन देख लो मैथ का। इसमें कई मेरे साथी भी हो सकते हैं जिनका मैथ में बिल्कुल हाथ कमज़ोर है, उनके लिए रीजनिंग है भाई, रीजनिंग कीजिए आप, रीजनिंग अच्छी करनी पड़ेगी आपको। मैथ में क्या करना है, मैथ में अनुपात, समरूपता, साझा, प्रतिशत, साधारण, चक्रवर्ती ब्याज, और ये आंकड़ों का विश्लेषण, सारणी, दंड आरेख, रेखीय आलेख और पाई चार्ट, ये तो प्रश्नावली जरूर कीजिए, ये करने लायक है। अपने भी इतना आतंक किसी का नहीं होता मैथ में, ये प्रश्नावलियाँ तो कर सकते हैं। बाकी रही 2-4 प्रश्नावलियाँ और रही है, इसमें भी आपको देख लेना चाहिए, क्या पता 1-2 क्वेश्चन इसमें भी आप कर लो, लेकिन छोड़ना कुछ भी नहीं है। और किसी के भरोसे ऐसे नहीं जाना है कि इसको छोड़ दिया और इसके भरोसे चला गया, तो भरोसे वाला कभी कभी पेपर बहुत टफ आ जाता है, तो ये गलती करनी नहीं है, मैं कर चुका हूँ, आप मत करना। नेक्स्ट, बढ़ते हैं आगे। समसामयिकी घटनाएं। समसामयिकी घटनाओं का क्या है, करंट में
प्री में करंट का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा है, और मैं कहूँगा मेंस में भी बहुत ज़्यादा है। कैसे? आप प्री में तो आपके 10 से 15 16 सवाल जो भी आते हैं वो तो करेंगे करेंगे। यदि आपका जो मेंस में आपने अच्छे से पहले का प्री वाले टाइम का जो करंट है, करंट के आप टच में हो, तो आपको थर्ड पेपर में फ़ायदा हो सकता है, आपको निबंध लिखने में फ़ायदा हो सकता है हिंदी में। तो आपको करंट तो लगभग मैं मानता हूँ 1 साल का तो पढ़ ही लेना चाहिए। 1 साल का आप नहीं पढ़ सकते हो तो कम से कम परीक्षा से 6 या 7 महीने पहले का, 6 या 7 महीने का तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है किसी हालत में। यदि मान लेते हैं नवंबर में परीक्षा होती है, तो मैं तो मानूंगा कि जनवरी से पढ़ लो पूरा, जनवरी से लगा के नवंबर तक, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर तक, नवंबर में परीक्षा हो तो, लेकिन कम से कम 7-8 महीने का करंट तो पढ़ना ही है। करंट का योगदान बहुत ज़्यादा है, तो आप करंट को बिल्कुल बहुत सीरियसली लेना करंट को, नहीं तो करंट लगा देगा। दूसरा, करंट में आप क्या कर सकते हैं, जो मैंने पढ़ा वो बता देता हूँ। आप यदि और भी गाइड पढ़ रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं, कोई कोई बड़ी बड़ी किताबें पढ़ रहे हैं, या फिर आप कोई वीडियो देख रहे हैं, हाँ वीडियो देख सकते हैं आप, करंट के रिलेटेड कोई वीडियो हो, डेली डेली अपडेट बेस्ट, डेली करंट बेस्ट कोई वीडियो है तो आप उसको देख सकते हैं। डेली करंट की घटनाओं पर आधारित कोई वीडियो है तो उसको आप देख सकते हो। ये आपको कैसे देखना है वीडियो, चलो सुबह ऐसे बैठे और चलो वीडियो देख लिया भाई, और उसमें से मोटा मोटा नोट डाउन कर लो। उसका फ़ायदा क्या है कि जैसे क्रोनोलॉजी और मूमल जैसे आप पढ़ोगे तो उसमें आपको लगेगा कि हाँ ये उस दिन की घटना है और मैंने पहले से पढ़ रखी है, और तो आपका रिवीजन हो जाएगा। तो ये बेहतर है, आपका रिवीजन हो जाएगा साथ में क्रोनोलॉजी और उस समय पढ़ते समय। उसके बाद में आपको द्विमासिक मूमल पढ़नी है, और भास्कर और पत्रिका आपको डेली पढ़नी है, दोनों अखबार, भास्कर और पत्रिका, 2 महीने में एक मूमल और हर महीने क्रोनोलॉजी। भास्कर और पत्रिका पढ़ने का यही है कि आप उसमें वो घटनाएं, उन घटनाओं को मत पढ़िए जो आपके कोई काम की नहीं है। सबसे पहले वो पढ़ी जाती है कि भाई यहाँ दुर्घटना हो गई, या कोई किसी ने मर्डर कर दिया, या फिर ये हो गया ये हो गया, वो घटनाएं जो आपको पढ़नी नहीं, उनको छोड़िए आप पहले। फिर आप देखिए कि कौन से पेपर में मेरे थर्ड पेपर के काम की चीज़ ये है, या फिर कोई योजना शुरू की गई है तो अलग से नोट डाउन कर लीजिए। तो आपका क्या है कि क्रोनोलॉजी पढ़ोगे तो उसमें से आधे से लगभग ज़्यादा क्रोनोलॉजी आप पहले ही पढ़ चुके हो, तो ये आपका टाइम बचत हो जाएगा। दूसरा, अखबार आपको पढ़ना ही है, और अखबार को ढंग से पढ़ना है, फॉर्मेलिटी नहीं करनी। खैर फॉर्मेलिटी तो किसी में भी करनी नहीं। तो ये तो मोटा मोटा सिलेबस तो मोटा मोटा क्या पूरा ही हो गया। और सिलेबस में मैं यही कहूँगा कि आपको छोड़ना कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। प्री में आप रिस्क बिल्कुल मत लेना। कई मित्र जो ऐसे लगता है उनको कि प्री तो हम ऐसे चुटकियों में निकाल देंगे, तो ये चुटकियों में निकालने वाला मामला कभी कभी उल्टा पड़ जाता है, और फिर ओबीसी की कट ऑफ ज़्यादा चली गई, जनरल की कट ऑफ कम रह गई, या फिर अभी सरकार ने खैर नियम चेंज किया, लेकिन कभी कब क्या हो जाए पता नहीं। तो आपको लगभग 100 प्लस का टारगेट लेके चलना है, और प्री में पढ़ोगे तो उसका फ़ायदा मेंस में होगा, ये पक्का है। तो आप प्री को अच्छे से पढ़िए। दूसरी बात, 2018 में मेरे 123 मार्क्स थे, 123.49। मैंने प्री को बहुत गंभीरता से लिया था, फिर वो मैटर हुआ कुछ, ओबीसी कट ऑफ 100 चली गई, जनरल कट ऑफ कम रह गई, फिर लोगों को 2-3 महीने तक वो डिस्टर्ब रहे जो प्री में अच्छा स्कोर नहीं कर पाए। मैं मेरी तैयारी पर ध्यान देता रहा, मुझे पता था प्री में कोई दिक्कत नहीं है और ऐसा कोई अपना इशू है नहीं।
अब मैं एक बात और क्लियर कर दूं कि ये मार्कशीट क्यों दिखा रहा हूं। इस मार्कशीट के दिखाने का ये उद्देश्य नहीं है कि भाई मैं बता रहा हूं कि मेरे 124 मार्क, ऐसा बताने से कोई इसका उद्देश्य नहीं। मेरा उद्देश्य ये है कि आप यदि जो रणनीति मैंने बताई है उसको अच्छे से ठीक ठाक से फॉलो कर लोगे तो 100+ आपके मार्क्स आ जाएंगे। दूसरा कारण है, आजकल लोग हर बात का प्रूफ मान रहे हैं। आप प्री की रणनीति बता रहे हो, आपके प्री में कितने थे, आप खुद के तो इतने थे ही नहीं, फिर प्री की रणनीति आप कैसे बता रहे हो। तो इसलिए प्रूफ देना आजकल ज़रूरी हो जाता है, इसलिए मैंने ये बताया। और इसमें कोई वो क्या कहते हैं, अब ये हो सकता है कि भाई ये तो मतलब ऐसे इनको तो अहम आ गया है कि मेरे इतने नंबर थे और मैं बता रहा हूँ, ऐसा भी कुछ है नहीं। देखो ये भ्रांतियाँ कई लोगों के या मेरे कई साथी जो अभी वीडियो देख रहे हैं उनके मन में आ सकती है। क्यों आ सकती है? क्योंकि ऐसी भ्रांतियाँ लगभग जब हम देखते हैं तब हमारे आती है, तो सबके आती है कि भाई ये तो ऐसे ही मतलब अपनी बता रहा है ऐसा। तो ये सब छोड़िए, आप आपका काम है सिर्फ प्री की तैयारी अच्छे से करनी है। ये आप सब छोड़ दीजिए कि किसने मार्कशीट बताई। आप मार्कशीट से ये सीखिए कि 123 नंबर आए हैं तो इसका मतलब ठीक ठाक मैटर था वो पीछे वाला। और अब अपन नेक्स्ट बढ़ें। नेक्स्ट है टीम सीसीआई। मेरे साथ, या फिर यूँ कहूँ कि टीम सीसीआई के साथ मैं भी मिलकर और एक हम टेस्ट सीरीज़ का आयोजन करा रहे हैं। आरएस प्री की टेस्ट सीरीज हम करा रहे हैं, कंडक्ट करा रहे हैं। अब कईयों के दिमाग में ये आ सकता है कि मूल बात तो यही थी, रणनीति तो एक बहाना था। अब देखो बातें जो आ रही है उनको आप है ना एक बार उन बातों पर क्या कहते हैं होल्ड लगाइए। अभी आप है ना इस पे फोकस कीजिए आरएस प्री पर। और टेस्ट सीरीज इसलिए करा रहे हैं कि अपने जो भाई लोग हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा चयन हो। हमने एक कार्य जो पूरा डिटेल शेड्यूल है वो आपको हम सीसीआई का जो टेलीग्राम चैनल है उस पर भेज देंगे, लेकिन मोटा मोटा मैं बता देता हूँ। मोटा मोटा ये है कि टेस्ट सीरीज 1 अगस्त से शुरू होगी। एक अगस्त से टेस्ट सीरीज शुरू होगी और प्री की डेट आते ही हम एक बार शेड्यूल तो बना देते हैं, लेकिन प्री की डेट आते ही ऐसा लगा कि भाई प्री बहुत जल्दी हो रहा है, तो आपका हो सकता है कि पर डे एक टेस्ट होगा। पर डे एक टेस्ट होगा रात को 9 से 10 बजे के बीच में। टेस्ट होगा 9 से 10 बजे के बीच में। 9-10 बजे कोई सभी फ्री रहते हैं, पूरे दिन पढ़ लिया, पूरे दिन पढ़ने के बाद में 9-10 बजे आप एक टेस्ट दे दो। पर जो पर डे टेस्ट होगा उसमें 30 प्रश्न होंगे। कितने प्रश्न होंगे? 30। पर डे वाला ये है कि अभी हम हर 2 दिन बाद में एक टेस्ट ऑर्गेनाइज करेंगे। टेस्ट अपने सीसीआई ऐप पर होगा और सीसीआई ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। 30 प्रश्न होंगे और हर 2 दिन बाद में एक टेस्ट होगा। इन 30 प्रश्नों में इनका शेड्यूल आपको हम
जो टेस्ट सीरीज में भाग लेगा उनका एक अलग ग्रुप बना के उसमें हम शेड्यूल डाल देंगे, या फिर एक जो डिटेल शेड्यूल है डालेंगे वो पहले आपको बता देंगे। हम ऐसा कर रहे हैं, एक तो करंट को साथ लेके चलेंगे पक्का। करंट नवंबर से शुरू करेंगे, नवंबर 2020 की जो क्रोनोलॉजी है वहीं से, हाँ नवंबर से शुरू करेंगे और जो अब तक परीक्षा होगी वो करंट। तो 5 प्रश्न तो करंट के होंगे और 25 प्रश्नों में भी 2 सब्जेक्ट हो सकते हैं। जैसे राजस्थान का हिस्ट्री ले लिया, एक तो राजस्थान रहेगा ही रहेगा साथ में, एक राजस्थान रहेगा और एक करंट रहेगा। राजस्थान की हिस्ट्री के हो गए जैसे 10 क्वेश्चन हो गए, या 15 इसके हो गए, 10 किसी और सब्जेक्ट के ले लिए। शुरू में मैथ और रीजनिंग को बाद में शामिल करेंगे, लेकिन इसको भी कवर करेंगे पूरा। कवर करेंगे। समसामयिक की हर पेपर में 5 क्वेश्चन होंगे और उसके बाद में अपन एक राजस्थान को हर जो 30 प्रश्न होंगे, हर 2 दिन बाद में जो पेपर होगा उसमें राजस्थान जरूर शामिल होगा। और उसके अलावा एक सब्जेक्ट जैसे ज्योग्राफी ले लिया या पॉलिटी ले लिया आपको बता देंगे, और जैसे अपने पूरा होता जाएगा अपन आगे बढ़ते जाएंगे। उसके बाद में जैसे हर 2 दिन में तो 30 प्रश्नों का टेस्ट हो ही रहा है, लेकिन जैसे 6 दिन है, 6 दिन में 3 टेस्ट तो हो ही गए। अब 7वां दिन है संडे। संडे को तो क्या सभी की छुट्टी रहती है, तो संडे को एक मेगा टेस्ट होगा। संडे को होगा मेगा टेस्ट। मेगा टेस्ट में कुल 100 प्रश्न होंगे। मेगा टेस्ट में कितने प्रश्न होंगे? 100। इन 100 प्रश्नों में क्या कवर करेंगे? जो पिछले 3 दिन में पढ़े हैं, कुछ प्रश्न ऐसे हो सकते हैं जो उसमें से रिपीट हो सकते हैं। रिपीट करने का कारण है कि आप उनको भी पढ़ो। मतलब 60 कितने प्रश्न हो गए? 30 और 30 और 60, 90 प्रश्न हो गए। 90 प्रश्नों में से हो सकता है कि 10-12 प्रश्न तो रिपीट हो, और बाकी प्रश्न होंगे वो आपको बता देंगे कि या तो इसी में से हम बनाएंगे या फिर और कोई दूसरा। जहाँ तक मैं कर रहा हूँ कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जो आपने 3 टेस्टों में पढ़ा है, 3 टेस्ट कौन से? 30-30-30। हर 2 दिन बाद में जो टेस्ट दिया उसमें जो पढ़ा है, उसी में से जो टॉपिक थे उन टॉपिकों में से ही एक तो करंट रहेगा ही, साथ में राजस्थान साथ में तो रहेगा ही, उनसे संबंधित कुछ प्रश्न बना के 100 प्रश्नों का एक मेगा टेस्ट कराएंगे। लेकिन उसमें 100 प्रश्नों में 10 या 12 प्रश्न तो उसी में से रिपीट इसलिए कर रहे हैं कि 90 प्रश्न आपको बिल्कुल अच्छे से हो याद हो। प्रश्नों में PDF आपको अवेलेबल करा देंगे, उसकी व्याख्या भी ठीक ठाक व्याख्या भी कर देंगे। जो व्याख्या करने लायक होगा उसकी हम व्याख्या करके भेज देंगे। एक बार पूरा पाठ्यक्रम अपना हो जाए और अपने को लगा कि अभी भाई प्री हुई नहीं है, तो हम फुल सिलेबस, प्री का जो फुल सिलेबस है, RPC का जो पैटर्न है 150 प्रश्न, उनका कुल फुल सिलेबस टेस्ट कराएंगे। अब फुल सिलेबस टेस्ट कितने होंगे वो परीक्षा की डेट पर निर्भर करता है कि परीक्षा डेट बहुत आगे हैं तो उनकी संख्या बढ़ती जाएगी। परीक्षा डेट बिल्कुल नज़दीक है तो फुल टेस्ट 2 या 4 5 या 10 तक जा सकते हैं, लेकिन फुल टेस्ट कराएंगे जरूर। फुल टेस्ट कराने का उद्देश्य ये कि आप बिल्कुल प्री के लिए तैयार हो और आप सभी को मतलब बेस्ट ऑफ लक कह के हम हमारी तरफ से आपको भेज रहे हैं। तो ये मोटा मोटा था कि टेस्ट सीरीज़ की क्या रणनीति है और टेस्ट सीरीज़ में कैसे क्या योजना हमने बनाई है। इसका डिटेल शेड्यूल है आपको हम टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक अपने वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, उसमें दे देंगे, आप वहाँ जाके
आप प्राप्त कर सकते हो। 1 अगस्त से हम शुरू करेंगे, तो शेड्यूल आपको मिल जाएगा, 1-2 दिन में शेड्यूल आपको मिल जाएगा। दूसरी बात और अंतिम बात है, अब किसी के दिमाग में आ रहा हो, जो मैंने पहले भी बताया कि टेस्ट सीरीज, तो ये टेस्ट सीरीज के लिए इन्होंने रणनीति बताई थी या फिर इनका तो ये उद्देश्य ही था। तो मैं कह दूं स्पष्ट, हमारी टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करते हैं तो आपका स्वागत है, तहे दिल से स्वागत है। आप चाह रहे हैं कि भाई रणनीति पढ़ ली हमने, हम टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करना चाहते, बिल्कुल मत कीजिए, लेकिन टेस्ट सीरीज कहीं से भी ज्वाइन जरूर कीजिए। इसमें आपका फायदा है, और मुझे इसका फायदा मिला कि उसके कितना फायदा मुझे मिला, ये इतना मिला 123.49 अंक ये टेस्ट सीरीज से है। टेस्ट सीरीज का लेवल अच्छा होगा, और मैंने टेस्ट सीरीज प्री की टेस्ट सीरीज 2 जगह से दी थी। तो आप एक बार ये बात बिल्कुल आपको एक बार और क्लियर कर दूं कि आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी का मतलब CCI कोचिंग की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो आपको बहुत बहुत स्वागत है। और आप चाह रहे हैं कि भाई हम कोचिंग ठीक है, हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करना चाह रहे हैं, आप बिल्कुल मत कीजिए, बिल्कुल ही मत कीजिए, मैं मना कर रहा हूँ। लेकिन आप टेस्ट सीरीज कहीं से भी ज्वाइन करो, आप कीजिए जरूर, इसमें आपका फायदा है, ये मैं दोबारा 2 बार कह चुका हूँ। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और सभी को मेरी तरफ से प्री परीक्षा की हार्दिक शुभकामनाएं। और एक मेरे जैसा कांस्टेबल जो पिछले 13 साल से राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल की नौकरी कर रहा है, और वो तैयारी करके अंतिम रूप से 76 टॉप 100 में आ सकता है, 76 रैंक, तो मेरे को लगता है किसी के लिए ये असंभव है नहीं। कुछ ऐसे भाई लोग हैं जो अभी ये वीडियो देख रहे हैं, बिल्कुल अपने घर की तरफ से फ्री है, उनको परिवार का पूरा सपोर्ट मिल रहा है। खैर, परिवार का सपोर्ट मेरे को भी खूब मिला, और सबका सपोर्ट रहा तभी तो ये हो पा रहा है, हो पाया। लेकिन मेरे कहने का मतलब है उनके पास में कोई अभी और कोई जिम्मेदारी नहीं है, मतलब नौकरी पे जाना है या फिर सुबह शाम जाना है, क्या करना है, तो आपके पास में पढ़ने के अलावा कोई काम नहीं। आप पढ़िए, पढ़ने के बाद आप टेस्ट दीजिए और अपना स्वयं का एनालिसिस कीजिए। मुझे लगता है कि सभी 100+ तो पक्का करोगे। सभी को एक बार मेरी पुनः शुभकामनाएं। और अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे। मेंस की जो रणनीति क्या रही, एक बार और कह दूं, मेरी रणनीति क्या रही, उस रणनीति को मैं आपके साथ में साझा करूंगा। मेंस का सिलेबस एक बार आ जाए, उसमें हो सकता है कुछ चेंज हो जो। और थैंक यू।